अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें अपोजिशन जमातों की जानिब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक नए सियासी इत्तेहाद को तश्कील दिया गया। तवील इंतज़ार के बाद बिलाखिर लगता ऐसे है कि अपोजिशन एक पेज पर आ ही गई है। अपोजिशन जमातों की APC से पहले मियां नवाज शरीफ साहब के खिताब के हवाले से ये कहा जा रहा था, हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से ये बयानात सामने आ रहे थे, ट्वीट आ रहे थे कि शायद मियां नवाज शरीफ की तकरीर को नशर नहीं करने दिया जाएगा। मगर फिर इसके बरक्स वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ की तकरीर को नशर करने की इजाज़त दी ताकि नवाज शरीफ खुद ही आवाम के सामने एक्सपोज हो जाएं। APC के माहौल से बज़ाहिर हुकूमत मुतमईन नज़र आ रही है कि शायद जो अपोजिशन का नया इत्तेहाद बना है शायद ये वक्ती है। मगर दूसरी तरफ APC में अपोजिशन जमातों ने वाज़े अल्फाज में वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है और अपनी एहतजाजी तहरीक का रोड मैप भी पेश किया है। ज़रा देखिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सेलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करती है। अक्टूबर 2020 के पहले मरहले में मुश्तरका जलसे मुनक़द और रैलियां निकाली जाएंगी। दिसंबर 2020 से दूसरे मरहले में बड़े एहतजाजी अवामी मुजाहरे होंगे। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। सेलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी, जिसमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन शामिल है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन जमातों की जानिब से 26 नुकात पर मुश्तमिल एलामिया भी पढ़कर सुनाया। आईन और विफाकी पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन रखने वाली कौमी सियासी जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से तश्कील दिया गया है। इजलास ने करार दिया कि मौजूदा सेलेक्टेड हुकूमत को मसनूई इस्तेहकाम उस एस्टेब्लिशमेंट ने बख्शा है जिसने इलेक्शन में धांधली के जरिए उसे अवाम पर मुसल्लत किया। एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में बढ़ते हुए अमल दखल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इजलास मुतालबा करता है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। एलामिया में अपोजिशन जमातों की जानिब से ये भी कहा गया है कि सेलेक्टेड हुकूमत सकूत कश्मीर के ज़िम्मेदार है। इजलास सेलेक्टेड हुकूमत की अफगान पॉलिसी पर मुकम्मल नाकामी पर शदीद तशवीश का इजहार करता है। इजलास मीडिया पर तारीख की बदतरीन पाबंदियाँ लगाने, दबाव डालने और सेंसरशिप के हथकंडों की शदीद मजम्मत करता है। इजलास ये अदा करता है कि 1973 का आइन, 18वीं तरमीम और मौजूदा NFC अवार्ड कौमी इत्तफाक राय का मज़र है। इन पर हमलों का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। इजलास सदारती निज़ाम राइज करने के मज़मूम इदारों को रद्द करता है और वफाकी पार्लिमानी जमहूरियत को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन समझता है। APC के एलामिये में यह भी कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुकर्ररा वक्त पर साफ, शफाफ और बगैर किसी मदाखलत के इंतखाबात कराए जाएँ। इजलास ने मुतालबा किया है कि कबाइली इलाका जात को नो गो एरियाज़ बना दिया गया है, इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए। यह भी मुतालबा किया गया कि हर ज़िले में ट्रूथ कमीशन बनाया जाए जो 1974 से लेकर अब तक की पाकिस्तान की हकीकी जो तारीख है इसको दस्तावेज़ की शक्ल दे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इजलास की बात की जाए तो इजलास की सबसे अहम बात यह थी कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास में शिरकत की। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर के दौरान इदारों पर कड़ी तनकीद करते हुए 2018 के आम इंतखाबात और नैब के इदारे के बारे में कुछ ऐसे इजहार किया। 2018 के इंतखाबात में घंटों RTS क्यों बंद रखा गया? गिनती के दौरान पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाल बाहर किया गया? इंतखाबात में धांधली क्यों कर की गई कि अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुक्मरानी ना आई तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। सच्ची बात तो ये है कि एक डिक्टेटर के बनाए हुए इस इदारे को बरकरार रखना हमारी गलती थी। ये इदारा नहीं बल्कि अंधे हुकूमती इंतकाम का आला कार बन चुका है। दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी अपनी गिरफ्तारी के बारे में कुछ ऐसे इज़हार ख्याल किया। बिलावल पहला हमारा चेयरमैन था जिसने पहले दिन कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। तकरीर के बाद और इस APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा।
ऑपोजिशन का ये जो इत्तेहाद है कितना कामयाब होगा, जो लॉन्ग मार्च जनवरी में होने जा रहा है ये कितना कामयाब होगा। हुकूमत आज भी यही कह रही है कि सब जो ऑपोजिशन इकट्ठी हुई है ये सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए, ज़ाती एजेंडे को लेकर और जो करप्शन की है उसको बचाने के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। कल किसी को हुकूमत मिल जाए तो हर कोई सब कुछ ये भूल जाएगा, कौन सा इत्तेहाद तो कौन सा इंतखाबी धांधली की ये लोग बात करते हैं, सब कुछ जो है ना वो पोल खुल जाएंगे। ये हुकूमत बात कर रही है। मुझे ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपका। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर को देखें तो बड़ा वाज़े लग रहा था कि उनकी तकरीर में सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के रोल को क्वेश्चन किया जा रहा है, बड़ा हैवी बयानियाँ लेकर बैठे थे। हुकूमत ये कह रही है कि आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी हिंदुस्तान को खुश किया है, दुश्मन को खुश किया, आप लोगों ने खुश किया है। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के रोल की जो कल बात हुई, अस्करी क़यादत ने वाजे कर दिया है कि फ़ौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से कोई भी बराह रास्त या बिला वास्ता कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब हो, सियासी मामलात हो, इसमें फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं है। इतनी वाजे क्लैरिटी के बाद भी कोई क्वेश्चन बच जाता है फ़ौज और इससे मुतालिका जो इदारे हैं उनके ऊपर? शाहिद साहब देखिए, किसी ने फ़ौज के इल्ज़ाम नहीं लगाया या इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। जो फ़ौज ने बात की है बड़ी अच्छी बात है, इस पर अमल होना चाहिए। हम भी इसके हक़ में हैं कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, इलेक्शन के अंदर रिगिंग ना हो। नवाज शरीफ साहब ने तो अपना तजर्बा बयान किया है 35 साल का, इसलिए हमने एलामिया में लिख दिया है कि एक ट्रुथ कमीशन बन जाए और वो इन तमाम हक़ाइक़ को डॉक्यूमेंट कर दे ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि हमारे मुल्क में होता क्या रहा है। क्योंकि एक बात बड़ी वाज़ेह है, और नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो पाकिस्तान के मसाइल की बात की है, उसके वजूहात बयान की हैं और उसका हल दिया है। वजह उन्होंने बताई है कि हमने अवाम की राय का एहतराम नहीं किया, हमने आइन का एहतराम नहीं किया। तो आज ज़रूरत यह है कि हम अवाम की राय का भी एहतराम करें, आइन का भी एहतराम करें। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये सब फेल हो गए हैं, ये पाकिस्तान को तरक्की देने में नाकाम रहे हैं। अब पाकिस्तान को एक हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है जहाँ पर मुल्क में इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो, अवाम की राय का एहतराम हो, वोट को इज़्ज़त हो, और उसके बाद मुल्क जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चले। ये सारी उन्होंने बात की है। हिंदुस्तान की बात, ये बड़ी बदकिस्मती है कि वो वज़रा जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, जो आज इस सारी ख़राबी के ज़िम्मेदार हैं, वो बैठ कर हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, उनको और कोई काम नहीं है। हिंदुस्तान तो आपके हक़ में कभी बात नहीं करेगा। उस वक़्त ये वज़रा कहाँ थे जब हिंदुस्तान ने कश्मीर को एनेक्स कर लिया, जब हम एक दुनिया के मुल्क को भी अपने साथ ना मिला सके उसकी मजम्मत में। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं। लेकिन अपने इदारों पर हमेशा कहता हूँ अपनी सियासी जमातें अगर इस तरीके से के मसाइल को, मेरी बात मोहतरमा सुन लें, मेरी बात सुन लें। आपने भी तकरीर कर दी, मुझे भी तकरीर करने दें। तो मुल्क की सालमियत का जब मसला आता है उसके पर पॉलिटिक्स नहीं खेली जाती, यहाँ फैटे फॉर पॉलिटिक्स खेली जाती है, यहाँ फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिक्स खेली जाती है। यहाँ अगर कोई अपोजिशन बात करे जो मुल्क के हक़ में है, हमें बता दें कि क्या आज मुल्क बेहतर है 2018 से, बता दें। अगर बेहतर है तो फिर चलते रहें, पाकिस्तान के अवाम तो समझे कि बेहतर नहीं है। ये सारी बात है, इसमें और कहानी क्या है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जब 2014 का पीटीआई ने धरना दिया तो उनका एक वाज़ेह एजेंडा था। वो उन्होंने कहा जी ये 4 हल्के खोल दें, 4 हल्के नहीं खोले गए, उनके मुतालबे को नहीं माना गया तो वो यहाँ से जो है ना वो लॉन्ग मार्च लेकर चले, 126 दिन का धरना। आज वो लोग सवाल पूछते हैं कि आप लोग धांधली का ऑपोजिशन ने शोर मचाया हुआ है, किस मुतल्लिका फोरम से आप लोगों ने रुजू किया है? मोहतरमा, मैं यही कह रहा हूँ ना कि 2014 का धरना भी ट्रुथ कमीशन के हवाले कर दें, आपको हकीकत पता चल जाएगी। उसका इलेक्शन की वोटिंग से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा। और वो बाद में सारा मामला भी यहाँ हो चुका था। हमने पहले दिन से कहा है कि 2018 का इलेक्शन रिग्ड था, मुतनाज़ा है, हम उसके बावजूद शामिल हुए। हाँ। एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, इसकी आज तक मीटिंग नहीं हो सकी। तो ये मामलात मैं कहता हूँ माजी को ट्रुथ कमीशन में दे दें, उसको डॉक्यूमेंट कर दें, पाकिस्तान के अवाम हकीकत का खुद फैसला कर लेंगे। लेकिन माजी के एक्सपेरिमेंट से, माजी के कामों से सबक हासिल करें। हमारी जमात का अपोजिशन का वाज़ेह मौक़िफ़ है जो नवाज शरीफ साहब ने बयान किया, अपने अल्फाज में, अपने तजर्बात की रोशनी में,
अपने 35 साल सियासी जो उनका कैरियर रहा है उसको सामने रख कर के अवाम की राय का एहतराम करें। मतलब है कि इलेक्शन में रिगिंग ना हो, मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले, तमाम इदारे उसकी हदूद में रहें। यही बात जो मीटिंग हुई है जिसका मुझे इल्म नहीं था, आज ही आई है मंजर आम पर। कोई खुफिया मीटिंग जहाँ तक मुझे पता चला नहीं थी, जो आर्मी चीफ ने दावत पे बुलाया था। पता नहीं उसमें वज़ीर-ए-आज़म थे या नहीं थे, लेकिन पार्लिमानी लीडर थे और वो शायद गिलगित बल्तिस्तान पे थी। तो वहाँ पर ये बात भी उन्होंने कही कि हम भी चाहते हैं कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले और तमाम इदारे अपनी हदूद के अंदर रहें। सब यही चाहते हैं, सब मुहिब वतन हैं और सब चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो। आज वो नहीं है, उसकी वजूहात मालूम करनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने अपना बयानिया दे दिया है, अगर उससे यही बयानिया अपोजिशन का है, अगर उससे इख्तलाफ है तो फिर मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अभी जो नया PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये जो इत्तेहाद बने, अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये आखिर कब तक चलेगा? क्या ये नज़रिया ज़रूरत के तहत सब लोग इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि सबको वो मिसाक जमहूरियत भी याद है जिसकी दोनों तरफ से नफ़ी की गई। कोई काले कोट पहन कर गया, मुस्लिम लीग नून काले कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो इसी मिसाक जमहूरियत के होते हुए पंजाब में गवर्नर राज भी लगाया और फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात, वो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो कुछ हुआ वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो सवाल उठ रहे हैं, ये नज़रिया ज़रूरत है, इसका हाल भी मिसाक जमहूरियत की तरह होगा, या ये वाकई अब इसको समझा जाए कि अब ऑपोजिशन, रियल ऑपोजिशन सामने आई है और ये एक पेज पर रहेगी? देखिए, अब रियलिटी सामने आई है कि 1947 से पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसको सामने रख लें। हाँ, मिसाक जमहूरियत में क्या वो भी सामने रख लें, धरने में क्या वो भी सामने रख लें, अदालतों में क्या वो भी सामने रख लें, इनको डॉक्यूमेंट कर दें। माजी में रहना शुरू करेंगे तो उसका कोई हद नहीं है, उसका कोई। अब जो कुछ हुआ हम माफ़ी मांगते हैं, सारे माफ़ी मांग लें, आइंदा ये नहीं करेंगे, उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर दें। और आज अपोजिशन एक नुक्ते पर इकट्ठी है। कल हमने इलेक्शन आपस में लड़ना है, हमारे अपने मंशूर हैं, लेकिन एक नुक्ते पर इकट्ठे हैं कि आज हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, हमारा मुल्क मुश्किल में है, अवाम तकलीफ़ में है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, आटा 75 रुपये का है, चीनी 110 की है, ग्रोथ ख़त्म हो गई है, हर किस्म, हर निज़ाम की तबाही हो गई है, पाकिस्तान की तारीख़ की करप्ट तरीन हुकूमत है और कोई मुस्तकबिल में उम्मीद नज़र नहीं आती। उसको हल के लिए आज अपोजिशन बाहर निकली है, इक़्तिदार के लिए नहीं। हम ये समझते हैं कि गवर्नेंस का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, इदारे अपनी हदूद में रहें और मुल्क के अवाम की राय का एहतराम हो। एक और बड़ा तासुर मिला शाहिद खाकान अब्बासी साहब कि जो कुछ हो रहा है अपोजिशन के साथ, जो कुछ हो रहा है नवाज शरीफ साहब के साथ, कि डॉन लीक्स का नतीजा है, डॉन लीक्स का बदला लिया गया। ये करप्शन के जो मुकदमात चलाए जा रहे हैं, जो सजाएं दिलवाई जा रही हैं, ये सिर्फ उसी का नतीजा है, इसमें हकीकत कोई नहीं है। ये भी एक तासुर मिला नवाज शरीफ साहब की तकरीर से कि उनसे बदला लिया जा रहा है डॉन लीक्स का। मुहतरमा, ये सब डॉन लीक्स क्या है, मुझे भूल भी गया कि डॉन लीक्स था क्या। आपको याद होगा तो बता दें, लेकिन बात ये है कि ये सब चीज़ें उस मीटिंग में बड़े सेंसिटिव मामला डिस्कस हुए थे सही तरीके से। वो सिर्फ एक ट्रूथ कमीशन ही कर सकता है। वही सेंसिटिव मामलात आज फैटफ के मामलात प्रेस कॉन्फ्रेंसों में डिस्कस हो रहे हैं। ये सेंसिटिव मामलात हैं। आज मुल्क की सलामती के मामलात बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किए जाते हैं। ये चीज़ें मुल्क के मुफाद में नहीं हैं, इनको छोड़ें। ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुल्क के सौदे करना, ये मुल्क के मुफाद में नहीं होता। हमारे पास भी बड़े पॉइंट हैं, अगर पॉइंट स्कोरिंग करें, पॉइंट का मुकाबला कर लें। हम ये कह रहे हैं कि इसको रख दें ट्रूथ कमीशन में, ये सारे मामलात, हकीकत वहाँ से आ जाएगी। अवाम को फैसला खुद करने दें, अवाम से हकायक मत छुपाएं, हकायक को मसख मत करें। जो कौमें तारीख मसख करती हैं कभी आगे बढ़ नहीं पाती। सही। आखिरी सवाल का जवाब दे दें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मौलाना साहब क्यों नाराज़ हुए? एहतजाज भी उन्होंने किया कि पहले भी लॉन्ग मार्च पे उनको इकट्ठे अकेले ही निकलना पड़ा, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। कल भी वो कहते रहे। फिर सबसे बड़ी बात जिस पर वो नाराज़ हुए कि भाई सबकी तकरीरें चलाई, उनकी तकरीर नहीं चलाई, और कहा जा रहा है कि ये दो जो सियासी जमातें, बड़ी पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनका मुतफ़िका फैसला था कि मौलाना साहब को नहीं दिखाया जाएगा इस तरीके से लाइव। ये गलत बात है या दुरुस्त?
मेरे ख्याल है आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना साहब ने की है तो बात ख़त्म हो गई। मैं ये कह रहा हूँ ना, हम तारीख के ऐसे ऐसे रुख पेश करते हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। इसीलिए जो बातें हैं ट्रुथ कमीशन में रख दें। 47 से लेकर 2020 तक क्या हुआ है, सबक हासिल करें और आगे चलें। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ थे। नाज़िम, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपका। सिराजुल हक साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जमात इस्लामी ने APC में शिरकत क्यों नहीं की, बावजूद इसके कि हुकूमत पर तनकीद आप लोग करते हैं, बड़े मामलात पर आप लोगों को शिकायत रहती है, चाहे वो मौजूदा हुकूमत का तरीक़ाकार हो, गवर्नेंस को लेकर, मईशत के मामलात हो, तनकीद की ज़द में रहते हैं, आप लोग तनकीद करते हैं। इसके बावजूद जब एक प्लेटफॉर्म पर अपोजिशन जमातें कल इकट्ठी हुई हैं, आप लोगों को दावतनामा दिया गया, उसके बावजूद आप लोगों ने APC में शिरकत क्यों नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा मौक़िफ़ यही है कि मौजूदा हुकूमत पुरानी हुकूमतों का एक तसलसल है और परवेज़ मुशर्रफ, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग की जो माशी पॉलिसियाँ थी, जो अमेरिका, वर्ल्ड बैंक और IMF की ग़ुलामी पर मुबनी पॉलिसियाँ थी, PTI की हुकूमत ने उन्हीं सलसलों को आगे बढ़ाया है, पीछे जाने के बजाय आगे ही बढ़े हैं। कश्मीर के बारे में भी पुरानी हुकूमतों की जो पॉलिसियाँ थी, इस हुकूमत की भी वही पॉलिसी है। बाकी इस्लामी निज़ाम का एजेंडा पुरानी हुकूमतों का भी नहीं था, इस हुकूमत का भी नहीं है। और आज उनका पूरा एलामिया देखे, उसमें गरीब का कोई जिक्र नहीं है, मजदूर का जिक्र नहीं है, काश्तकार का जिक्र नहीं है, एक बेचारे बेबस पाकिस्तानियों का जिक्र नहीं है। वही पुरानी बात है जो हर अपोजिशन हर हुकूमत के बारे में बयान करती है। सही। बाकी हमारे इस APC के खिलाफ कोई इस तरह तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये उनका एक हक है। और तमाम सियासी जमातों को आपस में बैठकर डायलॉग भी करना चाहिए, मुज़ाकरात भी करना चाहिए। जो इस वक्त मुल्क दलदल में है उससे निकलने की कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन कल भी मैं ये सोच रहा था और आज ज्यादा यकीन के साथ बात कर सकूं कि इस में जमहूरी इस्तेहकाम का एक ही रास्ता है और ये है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर एक शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएं। आपकी बातों से लग रहा है कि जिस मकसद के लिए इन्हें बैठना चाहिए था, गरीब की बात करनी चाहिए थी, मसाइल पर बात करनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि ज़ाती मफादात के लिए बैठे, ज़ाती एजेंडे लेकर कल APC में बैठे, क्योंकि ये लोग इक़्तिदार चाहते हैं, कल को इन्हें इक़्तिदार मिल जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको लगता है इस APC का सिर्फ मकसद ये था कि इक़्तिदार तक पहुंचना चाहती हैं ये पार्टीज, दो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें? इसमें क्या शक है कि इन सियासी जमातों को बार बार इक़्तिदार तो मिला है, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया है, PTI भी उसी तरह कर रही है। बाकी यही चाहते हैं ना, इक़्तिदार पर इख्तिलाफ है। बाकी आवाम की जो हालत ज़ार है वो तो एक गरीब आदमी महसूस करता है, एक आम आदमी महसूस करता है। शहजादे और शहजादियाँ उस गम, उस दर्द, उस तकलीफ को कैसे महसूस कर सकते हैं जो इस वक्त एक गरीब को उसका सामना है। मैं नहीं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग या पीपल पार्टी के साथ कोई नई चीज़ मौजूद है और उनके जो पुराने चीज़ें हैं वो लोगों ने देखे हैं, लोगों ने बर्दाश्त किया है, लोगों ने करीब से देखे हैं। इसलिए दोबारा उस निज़ाम को लाने के बजाय हम आवाम को तैयार करेंगे कि एक हकीकी तब्दीली के लिए मुनज़्ज़म हो और वो हकीकी तब्दीली का अलंबरदार जमात इस्लामी है जो बज़ात खुद अपने अंदर भी एक जमहूरी रिवायत रखती है और फिर यह कि ज़िम्मेदार टीम भी है। आज आप एक जंग में कालम मैंने भी पढ़ा है भट्टी साहब का, आप देखिए तोशाखानों में 200 रुपए की चीजों को भी इन लोगों ने छोड़ा नहीं है। सही। तो जो तोशाखाने की चीज को नहीं छोड़ते वो भी अपने जाती प्रॉपर्टी में ले जाते हैं, उसको वहां से उठाते हैं। हाल ये कि कानून मौजूद है
मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ कोई नई चीज नहीं है। अच्छा। इसलिए दौर दोबारा लाना ये तो सिराजुल हक साहब, ये जो नया इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसका मुस्तकबिल आपको क्या लग रहा है? मिसाके जमहूरियत जो दोनों जमातों के दरमियान हुआ, दोनों जमातों ने इसकी नफी की। कोई काले कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट गया तो किसी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाया, तो सेनेट के इंतखाबात में भी आपने देखा चेयरमैन सेनेट की जब अदम इत्तेमाद की तहरीक के वक्त क्या हुआ था। तो आपको लगता है कि ये इत्तेहाद चल पाएगा या सिर्फ ये वक्त की ज़रूरत है, ये जो दोनों पार्टियां इस वक्त इकट्ठी हुई हैं, नजरिया ज़रूरत कह लें? पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के बारे में तो सारे लोग जानते हैं कि आपस में लड़ते हैं, मुश्किल के वक्त में आपस में एक हो जाते हैं, फिर जब इनको हुकूमत मिलती है, जितनी भी नेब और दूसरे काले कवानीन हैं, ये तो इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हैं। इसलिए जिस तरह पीटीआई की जो तब्दीली का एजेंडा था वो एक झूठ पर मबनी था, एक फ्रॉड पर मबनी था, इसी तरह इन हुकूमतों को भी लोगों ने देखा है कि जो कहते हैं उस पर ये लोग अमल तो नहीं कर सके। इसलिए मैं अपने मुल्क के अवाम से कहना चाहता हूँ कि इन पुराने दुकानों पे जाकर सौदा लेने की बजाय हमें एक नए और खुशहाल पाकिस्तान और एक हकीकी तब्दीली के लिए। अच्छा सिराजुल हक साहब, आपको क्यों लगता है कि 870 दिनों में तो ये जो लोग हैं ये तो इन्होंने हुकूमत का ही साथ दिया है, ऑपोजिशन ने, लेकिन ऑपोजिशन को हमने देखा ये तो हुकूमत के खिलाफ जो है ना वो तहरीक चलाने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, लेकिन आपका ये बयान कि इन्होंने तो पिछले 870 दिनों में हुकूमत का साथ दिया है, ये बात आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, जबरदस्त साथ दिया है। 870 दिनों में इन पार्टियों ने उनका साथ इसलिए दिया है कि जब भी पीटीआई की हुकूमत ने उनको दावत दिया है कि इस चीज पर हमारा साथ दे, तो इन्होंने साथ दिया है। मैं मिसाल पेश करूंगा, आपके मुल्क में जब सेनेट के इलेक्शन थे और जब चेयरमैन का इंतखाब था, तो पीपल पार्टी ने अपना आदमी उस पैनल में शामिल किया जो पैनल पीटीआई का था। फिर उसके बारे में जब अदम एतमाद की तहरीर लाई गई तो आपने देखा कि 164 में से चंद मिनट के अंदर अंदर 14 लोग इनके फिर बिक गए और उन्होंने वो तरफ नहीं डाला जिनको डालना चाहिए था। फिर आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मसला था, सब लोगों ने आंखें बंद करके उसका साथ दिया। फिर FATF के कवानीन का मसला पेश आया, एक कानून दूसरा कानून, 12 कवानीन थे, सब ने मिलकर बड़े प्यार तरीके के साथ उनका साथ दिया। इसलिए मैं बड़े क्लियर हुई इस चीज पर कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ मुल्क के मसाइल का हल नहीं है, और पीटीआई तो 2 सालों में ऐसे नाकाम हो गई जिसकी मिसाल माजी में कम सिराजुल हक साहब, एक तरफ हम जमहूरी अमल, जमहूरी प्रोसेस की बात करते हैं, दूसरी तरफ हुकूमतों को घर भेजने की बात करते हैं। आप नहीं समझते अभी 2 साल हुए हैं, इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। एक जो जमहूरी प्रोसेस है ये ऐसे चलता रहना चाहिए, सिस्टम को डिरेल नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हम तमाम सियासी जमातों को मिलकर एक शफाफ इलेक्शन के तरीक़ेकार पहले वज़ा करना चाहिए। अगर 2 महीने बाद इलेक्शन हो और इलेक्शन का यही तरीक़ेकार हो, तो इलेक्शन के बाद फिर हम जिंदाबाद मुर्दाबाद की बात करेंगे कि जिसने जीता है वो तो विक्ट्री का निशान दिखाएं, और जो हार गए वो यही गिल के हमारे साथ हाथ हो गया है। इसलिए एक शफाफ इलेक्शन के नेकात के लिए तरीक़ेकार वज़ा करना फिल वक़्त सबसे अहम काम में यही समझता हूँ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब आपका। फैसल साहब, ऑपोजिशन की कल की APC, एहतजाजी तहरीक का ऐलान, लॉन्ग मार्च का ऐलान, जलसे जुलूसों का ऐलान, फिर आज 4 वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी भी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन तो कह रही है कि शायद ये आप लोगों की हुकूमत की बुखलाहट का नतीजा है। तो क्या वाक़तन क्या कोई खौफ है, कहीं दबाव आप लोग महसूस कर रहे हैं जो ऑपोजिशन तहरीक चलाने जा रही है? वैसे आपकी हंसी तो बता रही है कि शायद ये सब कुछ मजाक था जो कल हुआ। नहीं, बहुत फनी था ये APC तो बहुत फनी था।
अच्छा। उसमें काफ़ी चीज़ें थी। पहला तो उनका खिताब जो था वो लग रहा था कि जी टीवी से आ रहा है। दूसरा, जो वहाँ पर मौलाना का माइक बंद कर दिया और उनके साथ बड़ा वैसे ज्यादती की है, और किसी ने बताया कि उनको खाने में भी हलवा भी नहीं मिला और बोटियां भी उनको कम मिली। तो बहुत फनी चीज़ें थी कल। और हम जब इनका एपीसी होता है, हमारे लिए एक फेस्टिवल होता है, हम बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये एक जैसे हैं, इनका तर्ज तो इतनी हुकूमत एक फनी और जैसा, इतनी लाइटर नोट की जो चीजें होती हैं, फिर चार इतने बड़े वुज़रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों फिर वो इतना तासुर देते हैं कि बड़ी संजीदा लिया आप लोगों ने ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? एक तरफ कह रहे हैं फनी है, दूसरी तरफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब भी देना मुनासिब समझते हैं आप लोग? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हमारी तकरीबन रोज ही होती हैं गवर्नमेंट की चीज़ों की, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो एपीसी के बाद वाली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हैं, हाँ। अब नवाज शरीफ ने जो बातें की, जिस तरह से जो नैरेटिव टो किया, वो असल में जो इंटरनेशनल मीडिया है भारत ने अपने मीडिया पर उसको जिस तरह से उठाया और जिस तरह से तारीफ की, ये सारे अखबारात मेरे पास हैं, इनकी कटिंग्स जो कल उधर छपा। हाँ। एंटी आर्मी और प्रो नवाज जो चीज़ बची और जो उन्होंने नैरेटिव भी पूरा इदारों पे जो हमला किया अपनी तकरीर के अंदर, जो हमेशा से करते आए हैं, आज अगर हमारे इदारों के खिलाफ को जो कैंपेन हो रही है, इसके पीछे पूरी एक साजिश है जो हर सूरत ये नाकाम होगी इंशाअल्लाह। वो कहते हैं धरना जब आप लोगों ने दिया था, एम्पायर की उंगली उठने का इंतजार आप लोग कर रहे थे, वो किसकी साजिश थी? ये ऑपोजिशन आज ये भी सवाल उठा रही है ना। इनके सवाल है, शायद ये भूल जाते हैं माजी को कि हम जब इलेक्शन हुआ उसके बाद हमने 1 साल तक एक बात की, हमने कहा कि धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर, 4 हलके हैं ये खोल दें। हमने कहा हम इलेक्शन को मानते हैं, आपकी हुकूमत को मानते हैं, लेकिन आगे से सिस्टम ठीक करने के लिए ये 4 हलके खोल दें। 1 साल तक हम हर फोरम पर गए, इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल, अदालतें, पार्लियामेंट, जब कहीं से इंसाफ नहीं मिला तो हमने फिर सड़कों पे आए और वो धांधली के ऊपर क्लियर हमारा फोकस था। एक हमने प्रोटेस्ट किया था, उस वक्त भी ये सब इकट्ठे हो गए थे और उससे भी हमें तकवीयत मिली, हमारे पूरे प्रोग्राम को बहुत ज्यादा तकवीयत मिली थी इन सब के इकट्ठे होने से। तो ये इकट्ठे हों तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन तब भी धांधली साबित नहीं हुई थी, अलबत्ता बेज़ाब्तगियां इस तरह की चीजें सामने आई थी, जो कमीशन की रिपोर्ट सामने आई थी। आप लोगों का जो मुद्दा था 126 दिनों के धरने का कि धांधली हुई है, वो साबित तो नहीं हुआ था। इससे ज्यादा क्या साबित होगा? 40 जो फाइंडिंग्स आई थी, जो जुडिशल कमीशन बना था, उसकी अगर आप वो पढ़ लें, आज भी सामने रख लें, लोग भूल जाते हैं उस वक्त मर्जी की चीजें निकाल के, आप पूरा वो पढ़ें तो आपको पता चलेगा किस कदर बुरी धांधली हुई थी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन धांधली जो है वो 2013 के इंतखाबात में हुई थी और उसका आपको सबूत आगे जाके भी मिला। क्यों हम कह रहे थे कि धांधली है? इन्होंने कोई हल्के नहीं खोले, अगर धांधली नहीं हुई थी तो हल्के खोल देते और जहां इलेक्शन दोबारा हुआ आपको उसका भी रिजल्ट पता है, जिधर इन्होंने मार खाई, तो वो तो क्लियर था। आज ऑपोजिशन इल्जाम, आज की ऑपोजिशन जो कह रही है धांधली हुई, जो आप लोग बात 2014 में 2013 के इंतखाबात में की, तो इसका मतलब है इनकी शिकायत में कोई वजन नहीं है, ये बिला वजह इसलिए शिकायत कर रहे हैं क्योंकि आज ये लोग इक्तदार में ही नहीं है। 2018 के इंतखाबात साफ थे, शफाफ थे, बिल्कुल कोई धांधली नहीं, आप लोग समझते हैं? जी हाँ, आज भी इक्तदार में है सिंध के अंदर, लेकिन वहां धांधली नहीं हुई है। कहते हैं कि धांधली हुई है, तो भाई आप मुझे बताएं ना, कोई एक पिटीशन आपने या कोई फोरम आपने आजमाया हो? हमारे तो कोई इतने सैकड़ों पिटीशंस दायर हुई थी, हर फोरम का मैं बता चुका हूँ। किस हलके को इन्होंने आइडेंटिफाई किया, स्पेसिफाई कर दें। 14 ऐसे हलके थे शाजिया जहां हम हारे हैं 3000 से कम के मार्जिन पे। अगर धांधली हुई थी तो वो हलके भी मैनेज हो जाते हमारे लिए। 14 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये वाला जो नैरेटिव है इनका धांधली हुई है। अच्छा। इन्होंने अपने जहां हारे इलेक्शन वहां पर भी इन्होंने नहीं अपील में गए कि हम गलत। फैसल साहब, आप समझते हैं कि जो कुछ अगर मुतालिबात देखें ऑपोजिशन के, जो कह रहे हैं ट्रूथ कमीशन की बात की, इंतखाबी इस्लाहात की बात की, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की बात की, कुछ आप समझते हैं कि कुछ मुतालिबात ऑपोजिशन की तरफ से जो सामने आए उन पर बात हो सकती है? कुछ जायज़ मुतालिबात आप समझते हैं कि कल सामने रखे जो ऑपोजिशन ने?
शासिया, ये तो दिखावे के कुछ और हैं और अंदरूने खाना तो ये कुछ और करते हैं। हमें तो इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उसके बिल्कुल बरअक्स हमें तो उन्होंने ये भेजा हुआ है डील, कहते हैं बस हमारे साथ ये डील कर लो। क्या है इसमें ये इन्होंने भेजा है शाह महमूद कुरैशी साहब के थ्रू, क्या है इमरान खान साहब को। इसमें है कि जी चौधरी शुगर मिल्स, अल अजीजिया एवन फील्ड अपार्टमेंट, सरे महल, फेक अकाउंट्स, सारे जो केसेस हैं, टीटियां, ये सारे केसेस खत्म कर दें। अच्छा, तो गुड टू गो हैं। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब को भेजा है, ये नून लीग की तरफ से आया है? जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की तरफ से मुश्तरका ये इनका ड्राफ्ट है। और ये एपीसी से पहले भेजा है? जी, एपीसी से पहले भेजा है। और उन्होंने कहा था कि हम एपीसी भी नहीं करेंगे और वो भी नहीं करेंगे, क्या हुकूमत मुखालिफ कोई वो भी नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो जब नैब कवानीन पर बात हो रही थी, तरामीम पर, ये उस दौरान दिया गया था जिसको आप कह रहे हैं एनआरओ मांग रहे हैं, ये वो पेपर्स हैं? जी हाँ, ये वही एनआरओ है जो आप बात कर रही हैं, जो इमरान खान साहब कहते रहे कौन सा एनआरओ, तो ये वो एनआरओ जो उन्होंने लिख के दिया है, कहते हैं हमें ये कर दो, उसमें बड़ी और भी काफी चीजें हैं। जी हाँ। अच्छा, कल भी नवाज शरीफ साहब ने बात की कि माजी में नैब को खत्म ना करना उनकी गलती थी, लेकिन आज कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कल को कहीं आप लोगों को भी ना ये कहना पड़ जाए कि काश हम लोग नैब को खत्म कर देते, ये पछतावा आप लोगों को भी ना लग जाए। नैब के अंदर जायज चीजें लाएं तो ठीक है, लेकिन अपनी मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए 99,99,999 रुपए तक की करप्शन करने दो, ये चीजें नहीं हो सकती। अगर कोई बेहतर चीजें लाएं अमेंडमेंट्स के अंदर तो वो काम बात हो सकती है। लेकिन नैब बनाई किसने, नैब के चेयरमैन लगाए किसने, नैब के सारे केसेस किस दौर के हैं, ये भी तो देखिए ना। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पे झूठ। और कल तो एक झूठों की दास्तां पूरी रिपीट हुई है। कल वो उसका नशर मुकर्रर चला है। अच्छा, जो लाइव स्पीच उनकी चली है। लाइव स्पीच की अगर आप बात कर ही रहे हैं, तो लाइव स्पीच से पहले आप हुकूमती तर्जुमान टेलीविजन चैनल्स पर ट्वीट्स के जरिए आके कह रहे थे कि कैसे किसी मुजरिम की जो स्पीच है उसको लाइव टेलीकास्ट किया जा सकता है, पाबंदी लगेगी, कानूनी चाराजोई होगी, जो भी चैनल जो है ना इसको नशर करेगा। फिर बाद में वज़ीर आज़म साहब ने जो इसकी परमिशन दी कि इसको आप दिखाया जा सकता है टीवी पर ताकि ये खुद ही एक्सपोज हो जाए, ये वज़ीर आज़म साहब का बज़ाते खुद ज़ाती फैसला था, ये पार्टी के साथ मुशावरत करके, कैबिनेट के साथ मुशावरत करके कोई ये मुतफ़िक़ा फैसला था? ये दो बातें हैं। वजीर आजम पहले से ये चाहते थे कि ये स्पीच को ना रोका जाए और इसको जाने दिया अगर पहले से चाहते थे तो फिर हुकूमती तर्जुमान आगे बघेला क्यों मचा रहे थे कि कानूनी चाराजोई होगी, नहीं नशर होगा? जी, मैं जवाब देता हूँ ना शाजिया। हाँ। तो ये तो पहले ही वजीर आजम चाहते थे और उसी दिन मैंने टेलीविजन पर जाके एक चैनल पर बोल भी दिया था कि वजीर आजम बिल्कुल नहीं इस चीज को रुकवाना चाहते। लेकिन उसके बाद वो कुछ ट्वीट्स आई थी जो कि अपने तौर पे उन्होंने समझा। लेकिन एक बंदा थाने से जाता है, कहता है कि मैं हॉस्पिटल से होके आता हूँ, रास्ते में वो शादी की तकरीबात भी अटेंड करता है, वो जलसे भी कर देता है, कोई तकरीब अटेंड करता है, वहाँ खिताब भी कर देता है। ऐसे तो नहीं होता ना। तो उन्होंने इस नाते ट्वीट कर दिया था। लेकिन वजीर आजम वाज वेरी क्लियर, वो कह रहे थे कि कोई इशू नहीं है, इनकी स्पीच चलने दें, तो मसला नहीं हो। मैंने एक दिन पहले बता दिया था। सही, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रानेटर फैसल जावेद साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। ओगरा का इदारा जुलाई के महीने से ही गैर फ़ाल है, जिससे एनर्जी सेक्टर में एक बहरान की कैफियत पैदा हो चुकी थी और तमाम जो ज़ाहिर मामलात तो मुँह ठप होकर रह गए थे। ना तो दरामदी गैस की माहाना कीमत का नोटिफिकेशन जारी हुआ और ना ही LPG की कीमत का, जबकि गैस और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के उमूर भी लटके हुए हैं। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि अब वफाकी हुकूमत ने शोबा तवानाई के रेगुलेटर ओगरा के चेयरमैन और मेंबर ऑयल्स की तैनाती से मुतालिक जो हतमी फ़ैसला है इसकी तैयारी को मुकम्मल कर लिया है। हुकूमत ने इस तैनाती के लिए 8 महीने से जो है हुकूमत इस पर गौर फ़िक्र कर रही है, सोच विचार कर रही है। ज़राए से मौसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर की सरबराही में एक 5 रुकनी कमेटी कायम की है। कमेटी ने शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को इरसाल की।
फिर वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मेंबर ऑयल ओगरा की तैनाती के लिए 3 नाम वफाकी काबीना को इरसाल कर दिए गए, जिन पर जो फैसला है कल ये कैबिनेट के इजलास में होगा। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि चेयरमैन ओगरा की तैनाती के लिए तमाम 18 उम्मीदवार जिनके नाम वज़ीर-ए-आज़म को भेजे गए थे उनको मुस्तरद कर दिया गया। हैरानकुन तौर पर इन उम्मीदवारों में मौजूद तरीन उम्मीदवार भी शामिल थे, मतलब जो मेरिट पर उतरते थे, जो तमाम शराइत और जवाबित पर पूरा उतरते थे, उन नामों को भी मुस्तरद कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन एक अहम हुकूमती शख्सियत की हिदायत पर इसी साल जनवरी से जारी सारे अमल को मुस्तरद कर दिया गया। सवाल ये है कि ये हुकूमती शख्सियत कौन है जिसके कहने पर ये सब कुछ किया गया, और जो डिज़र्व करते थे उनके नामों को भी रिजेक्ट किया गया, और उन्होंने क्यों मौजूद तरीन नामों उम्मीदवारों के जो नाम थे उस शख्सियत ने मुस्तरद किए। जबकि ये भी इंकशाफ हुआ है कि वफाकी काबीना से ये सिफारिश की गई है कि चेयरमैन ओगरा की जो तनख्वाह है ये 6.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की जाए, जबकि मेंबरान की तनख्वाह जो है ये 6 लाख रुपए ही रहेगी। एकदम चेयरमैन ओगरा की तनख्वाह में दुगना से भी ज़्यादा इजाफा ये क्यों तजवीज़ किया जा रहा है? ये तो हुकूमत खर्चे कम करने की बात करती है। दूसरी तरफ वजारत कौमी सेहत ने हुकूमत से कैंसर और इस जैसी मज़ीद जो अमराज हैं, इनसे जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर ड्रग एक्ट 1976 के तहत रजिस्ट्रेशन से छूट मांगी है। जो दोनों मामलात हैं, जो कैबिनेट है इस पर कल फैसला करेगी, कल मामलात तय होंगे। मैं बात करूंगी इस पर इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी आपका। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कौन सी अहम शख्सियत है जो उन तमाम नामों को भी रिजेक्ट कर रही है जो मेरिट पर भी पूरा उतरते हैं, शराइत और जवाबित पर भी पूरा उतरते हैं, और फिर सबसे बड़ी अहम बात फिर ये कहा जा रहा है कि तनख्वाह को भी दुगना से ज़्यादा कर दिया जाए। ये कौन किसी शख्सियत है? क्या कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला तो नहीं है? वालेकुम सलाम शाजिया। मामला ये है कि ओगरा तवानाई सेक्टर का सब अहम तरीन रेगुलेटर, उसका किरदार है। 20 अरब डॉलर की एक मार्केट है जिसको रेगुलेट करते हैं, लेकिन उसको गैर फाल होने से बचाने के लिए 19 जनवरी 2020 से प्रोसेस शुरू किया गया चेयरमैन ओगरा और मेंबर ऑयल की तैनाती का। चूँकि ओगरा कानून के मुताबिक एक वक्त के अंदर एक चेयरमैन, 2 मेंबरान या 3 मेंबरान, 3 आला ओहदों के ऊपर तैनातियाँ होना लाजिम है, बसूरत दीगर आप फैसला नहीं कर सकते। उसके बावजूद प्रोसेस शुरू हुआ, और अब सारा कुछ होने के बावजूद 8 माह जब गुजर गए तो बिल आखिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की हिदायत पर, प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर बिलखसूस समरी वफाकी काबीना को अरसाल की गई है। तहम उसमें 2 फैसले कर लिए गए हैं पहले से ही। पहला फैसला ये किया गया कि जो सारा प्रोसेस हुआ है बिलखसूस चेयरमैन ओगरा के लिए, जिसके लिए 38 दरखास्तें मौसूल हुई थी, 18 को शॉर्ट लिस्ट किया गया और बाकियों को कहा कि ये लेट मौसूल हुई थी, उनको एंटरटेन नहीं किया गया। और उन 18 में भी मौजूद 3 उम्मीदवार थे जो इस वक्त भी अहम तरीन ओहदों पर खिदमात सर इंजाम दे रहे हैं, जो तमाम क्वालिफिकेशन को पूरा उतरते थे। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की एक अहम शख्सियत ने कहा कि चेयरमैन ओगरा हम इस प्रोसेस से नहीं लगाएंगे, आप दोबारा इसके एडवर्टाइज करें और इसकी तनख्वाह में भी इजाफा होना चाहिए। और इसकी तनख्वाह का जो वॉल्यूम हुजम है वो 6.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई है। लेकिन इसके बहुत इम्प्लीकेशन है, चूंकि चेयरमैन ओगरा और मेंबरान की जो काबिलियत है, जो तजर्बा है, वो एक जैसा है। जो फर्द मेंबर ओगरा तैनात हो सकता है वही फर्द चेयरमैन के लिए भी तैनात हो सकता है। तो इतनी ज्यादा जब डिस्पैरिटी होगी, 150% से ज्यादा इजाफा करेंगे तो मेंबरान के अंदर अदम तहफ्फुज होगा, लिटिगेशन होगी। तो वफाकी काबीना को कल इस मामले को भी देखना चाहिए कि दोबारा से इसको एडवर्टाइज किया जाएगा। पहले जरा इस मामले को हम क्लियर कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोस्ट के लिए, इस ओहदे के लिए अब दोबारा से एडवर्टाइज किया जाएगा, दोबारा से एप्लीकेशंस मौसूल की जाएंगी, उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलेगा। ये तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जी बिल्कुल। अब ये देखिए कि ये प्रोसेस जो कल कंक्लूड होने जा रही, जनवरी 2019 में शुरू हुआ था। जितना भी फास्ट ट्रैक पे आप करने की कोशिश करें, 2 से 3 माह आप इसके ऊपर हर सूरत लगेंगे। और इस दौरान चेयरमैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ताहम कोरम कंप्लीट हो जाएगा जब मेंबर ऑयल की अपॉइंटमेंट होगी। जो नाइट एडिशन को मसूल होने वाली दस्तावेज है उसके मुताबिक
मेंबर ऑयल के लिए 7 नाम शॉर्टलिस्ट हुए। इंटरव्यू किया शहजाद अकबर के साहब की सरबराही में कमेटी में, जिसमें 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। मेरिट के मुताबिक पहला नाम ज़ैनुल आबिदीन कुरैशी का है, दूसरा नाम ज़ियाउल हक मिर्जा और तीसरा नाम आसिम न्याजी। हमने जो प्रोफाइल चेक करने की कि पहले नंबर के ऊपर जो मौजूद उम्मीदवार करार दिया गया है जो कि ज़ैनुल आबिदीन कुरैशी हैं, ये 28 साल का तजर्बा रखते हैं, 13 साल से ओगरा में है, ओगरा के ऑयल डिपार्टमेंट के सरबराह के तौर पर आए, मास्टर्स डिग्री है इनकी केमिकल इंजीनियरिंग में और उसके साथ MBA किया हुआ है। उसके साथ साथ 15 साल वो आलमी कंपनियों में भी पाकिस्तान के अंदर उनके ऑपरेशन में खिदमत सर इंजाम दे चुके हैं। तो जिसके हवाले से कैबिनेट डिवीजन ने उन्हें मेरिट पर पहले नंबर पर कंसीडर करते हुए सिफारिश की है वफाकी काबीना से कि वो ज़ैनुल आबिदीन कुरैशी को मेंबर ऑयल अपॉइंट करें ताकि ओगरा का कोरम कंप्लीट हो। और बहुत से अहम फैसले LNG के अमूर से मुतल्लिक फैसले थे, दीगर शोबों से मुतल्लिक फैसले थे जो कि शख्सियत के बारे में नहीं पता चला। वो हुकूमती शख्सियत है, वो शख्सियत कैबिनेट का हिस्सा है, इससे मुतालिक है जो रुकावटें डाल रही है या जिसने 18 के 18 नाम जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए हैं, वो इस कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं वो शख्सियत। इसका खोज लगाने की हमने बिल्कुल कोशिश की। उसके अंदर जिस एक शख्सियत का रोल है वो कैबिनेट का हिस्सा भी है और जिनकी डायरेक्शन थी, जिन्होंने उन्हें डायरेक्शन पास की, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद हैं। तो उनकी हिदायत के ऊपर जिसके अंदर हम चैलेंज कर सकते हैं कि 2 मौजूद तरीन उम्मीदवार थे जो कि इस वक्त चेयरमैन की क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं, उनमें से एक कैंडिडेट ने सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को खत भी लिखा कि आपने एज के हवाले से गलत इंटरप्रिटेशन की है, ओगरा ऑर्डिनेंस के मुताबिक मैं उसके लिए एलिजिबल हूं। और बल्कि हम बता देते हैं वो वाइस चेयरमैन ओगरा के ओहदे पर खिदमात सर इंजाम दे रहे हैं जिन्हें मुस्तरद किया गया है। और उन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की कि मैं मौजूद तरीन उम्मीदवार हूं, ओगरा ऑर्डिनेंस की एज लिमिट की मेरी कोई रुकावट नहीं है, मैं खिदमात सर इंजाम दे सकता हूं। ताहम कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से उन्हें उनका नाम भी मुस्तरद कर दिया गया है। ठीक है, अब देखना है कि कैबिनेट में इस हवाले से कल क्या फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ थे। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।